ये भी सही है, रिकॉर्ड ही कर लीजिए। उसका नंबर नेटवर्क आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा है। नहीं, जो आपने मैसेज भेजा है सर वो देखिए, उसने रीड किया है क्या? देखता हूँ। स्लाइड करके देखिए, रीड करा आपने? नहीं, अभी वाला तो नहीं किया है, पुराना वाला तो किया हुआ है सबने। जो लिंक भेजा है वो तो सबने किया है। अच्छा, लिंक किया है ना उसने, तो हो सकता थोड़ी देर बाद आ जाए, कोई बात नहीं। चलो भाई, हम लोग पढ़ते हैं, कोई बात नहीं सर, आ जाएगी, देखते हैं, वेट कर, मतलब आ जाएगी तो बीच में से कोई बात नहीं, रिकॉर्ड तो हो ही रहा था, बाद में उसको शेयर कर दीजिएगा। हाँ भाई, लिखो सब लोग, वर्क और एनर्जी। हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है चिराग? हाँ सर। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम वर्क को समझते हैं कि वर्क क्या चीज है, ठीक है? ध्यान देखना भाई, मान लो सपोज करो कि ये कोई ब्लॉक है मास m का, और हमने इस पे एक फोर्स F लगा दिया, ऐसे रस्सी से बांध के खींच रहे हैं। थोड़ी देर के बाद हमने क्या देखा कि ये ब्लॉक में यहां पहुंच गया, यहां से यहां पहुंच गया S, ठीक है? यहां पे देखो, ये डिस्प्लेसमेंट हमारा इस लाइन में है और फोर्स इधर है, तो इनके बीच पे एंगल दिया है थीटा। तो वर्क डन बाई फोर्स कितना होता है भाई, कोई बताएगा? वर्क डन बाई फोर्स W इक्वल टू होता है F डॉट S। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से बनता है ये वर्क, F डॉट S। मतलब यहां से आ जाएगा W इज इक्वल टू F इंटू S इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या चीज है भाई इसका? थीटा होता है तुम्हारा एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है जी? जरा सोचो तो इसकी यूनिट क्या होगी? मैं बोलूं वर्क यूनिट क्या होगी, तो ना फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। हाँ, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। मीटर, वेरी गुड। और कॉस थीटा की यूनिट क्या होगी? सर कॉस का तो कोई यूनिट नहीं होगा, डिग्री। कॉस थीटा एक नंबर होता है, उसमें कोई यूनिट नहीं आती, ठीक है? और ये न्यूटन इंटू मीटर ना लिख करके हम इसको लिखते हैं जूल। क्या लिखते हैं? जूल। तो याद रखना, इसकी यूनिट क्या होती है एक्चुअल में, जूल। अच्छा ये बताओ, कैसी क्वांटिटी, स्केलर है कि वेक्टर है? सर ये तो वेक्टर है। वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट है तो स्केलर होगा। हाँ, स्केलर क्वांटिटी है। चलो जल्दी से नोट करो ये सारी चीज, लिखो तो जरा। अंशिका समझ में आई है बात? हाँ सर। हाँ जल्दी से छापो। शुभांगी, यस सर। क्या हुआ था पिछली बार? अरे सर, वो मेरा भाई नीचे से खेल के आया और फिर मतलब उसको कुछ काट लिया था, कोई गिरा। फिर मतलब आगे बोल रहा है कि मुझे चक्कर आ रहा है, नौटंकी कर रहा था, फिर उसको डॉक्टर के पास लेके गए, कुछ भी नहीं हुआ। पापा तुम्हारे मतलब परेशान थे, तो मुझे लगा क्या हुआ, मैं पूछने वाला भी था। तो ये भाई की नौटंकी थी या सही में गिर गया था? सर वो उसको इंसेक्ट काट लिया था उसको और बोल रहा है मुझे चक्कर आ रहे हैं। कौन सा इंसेक्ट काट लिया था? वो उसने देखा नहीं था। तो अब ठीक है ना वो? सर कुछ भी नहीं हुआ था। कुछ भी नहीं हुआ मतलब ऐसे बोल रहे हैं जैसे कुछ होना चाहिए, तो अच्छी बात है ना, कुछ नहीं हुआ तो। सर कल मेरे को बहुत मार पड़ा। हाँ है?
सर मैं जा रहा था, रूम में अंधेरा था, तो गलती से हाथ से लैपटॉप गिर गया। तुमसे? हाँ सर। फिर? सर कुछ मतलब वो जो आउटर कवर होता है ना, हम्म, वो हाथ में आगे से निकलते। फिर खराब हो गया फिर तो? सर ये तो बहुत, क्या करूँ सर, रूम में बहुत अंधेरा सर, मेरे को बहुत, चश्मा भी नहीं लगा था सर, बहुत हाई पावर है, मेरे को दिखा नहीं नीचे कुछ है। तो लैपटॉप तुमने रखा कहाँ पे था? सर लैपटॉप मेरे को क्या बोलते हैं, उसकी जगह पे रखना था, लेकिन मतलब मेरे को जगह एक्चुअली चेंज करना था, क्योंकि मैं जिस रूम में कर रहा था उस रूम में एक्चुअली पापा पापा आ गए। तो पापा ने बोला कि लैपटॉप हटाओ। लैपटॉप हटाने गया, तो मतलब चश्मा मैंने कहीं खोल के रखा था, याद नहीं था मेरे को, तो गया लैपटॉप लेके हाथ से फिसल गया लैपटॉप। अच्छा, फिर तो नुकसान हो गया। सर नुकसान तो हाँ, नुकसान हो गया, सेकेंड टाइम रिपेयरिंग एक साल में। संभाल के रहा करो, तुम लोग हो जाता है। अंशिका, तुम्हारी क्या स्टोरी है? कुछ नहीं सर, बस दिन भर कर तुम इतना दुखी क्यों रहती है जी? दिन भर घर में रहती हूँ। अच्छा, वो जगह ही दुखी वाले लोग है। एक्चुअली तुम्हारा वो झिंगा लाला वाली जगह है। नहीं सर, था कि एक ही रूटीन दिन भर फॉलो करना हर दिन, कुछ है ही नहीं करने। अरे भाई, पढ़ाई इस समय तो अभी पढ़ाई करनी है ना, क्या रूटीन फॉलो करना? सुबह उठो, नहाओ धो, खाना वाना खाओ, स्कूल की क्लासेस करो, फिर कोचिंग की क्लासेस करो, पढ़ाई करो, यही तो होता है। हाँ तो दिन भर यही करते करते पार हो जाता। तो भाई क्या करना चाहते हो? गोलगप्पे बेचना चाहते हो? नहीं सर। फिर ठीक है। मतलब एक्साइटिंग क्या चाहते हो कि नहीं, ये चीज एक्साइटिंग होना चाहिए? नहीं, हमको बस अपने रूटीन में चेंजेस चाहिए, एक ही रूटीन दिन भर नहीं फॉलो कर सकते। तो बीच बीच में स्कूल चले जाया करो। स्कूल मेरा नॉन स्कूलिंग है सर। नॉन स्कूलिंग, हाँ, फिर तो बोरियत हो जाती है। तो बहुत। कभी मौसी नानी बुआ टाइप के लोगों को तकलीफ दिया करो। रांची में कोई नहीं रहता। कोई नहीं रहता? नहीं। तो तुम ना उधर फैमिली। थोड़ा उधर से मतलब जा करके उधर कुछ आदिवासियों से मिल के आया करो, पढ़ा उड़ा के आया करो। नहीं सर, वो लोग बहुत डेंजर होता है, बाप रे। नहीं, आजकल आदिवासी तो है नहीं वहाँ पे। हाँ है, मेरे घर है? के पास बहुत था। तो मारते होते थोड़ी ना, वो तो आजकल तो मेन स्ट्रीम में आ गया। मारते हैं बट थोड़ा डर लगता है, बहुत रूड रहता है। रूड होते हैं? चलो सही बात है, गुड। कोई नहीं, थोड़ा सा चेंज के लिए ना कुछ मतलब वैसे मूवी वूवी देख लिया करो, गाने वाने देख लिया करो, एक आध बार को ये कर सकते हो। अब थोड़ा मूवी मैंने मम्मी के साथ मार्केट यार, मम्मी का हाथ बटा लिया करो खाना बनाने में। आह, बस। मजाक नहीं, खाना बनाना बहुत अच्छा स्ट्रेस बस्टर होता है, मैं खुद बनाता हूँ कभी बार को। हाँ करती हूँ थोड़ा देर, बट सुबह सुबह मम्मी बुला देती है, फिर थोड़ा देर करती हूँ, नहीं, फिर जब मॉर्निंग टाइम में तो नहीं होगा तुम्हारे पास टाइम, लेकिन इवनिंग टाइम में ना कभी जिस दिन फ्री हो उस दिन एक आध दिन हाथ बटाया करो, सब्जी काट दिया, कुछ रोटी वोटी बना लिया, उससे ना तुम्हारा माइंड भी फ्रेश होगा। इट्स वेरी गुड थिंग। मम्मी का हाथ भी बट जाएगा, साथ साथ तुम्हारा भी फायदा। कभी ट्राई हाँ, करना, अच्छा लगता है। नॉन हम्म, वेज खाते हो? हाँ सर। हाँ, तो बस किसी दिन मुर्गा ला के बनाओ, एक दो घंटे लगेगा, खुद ही समझ जाएगा। मैं खुद बनाती हूँ। हाँ, तो वही है ना, मतलब हफ्ते में एक आध बार ट्राई मारो, थोड़ा टेंशन फ्री हाँ रहो। करना पड़ता है। चलो देखो, ये समझ में आया यहाँ तक? हाँ आ गया। देखो, फोर्स से हम जब इस लाइन से फोर्स को हम खींचते हैं ना, तो वो पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंच गया, कुछ समय के बाद तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया एस, तो यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डॉट एस, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट आता है, एंड दिस इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। मैंने बताया कि थीटा क्या चीज है, इसमें लिखवा रखा है मैंने, थीटा है एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा कि इसकी यूनिट होती है जूल। जूल एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा याद ना, ये ना, ये मतलब ये तुम्हारी ग्रेविटेशनल यूनिट भी होती है, ये तो जानते हो, ये तो तुम्हारी एसआई यूनिट है। ग्रेविटेशनल यूनिट होती है ना ऐसे, केजी मीटर वाला, नहीं समझ में आई बात? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल यूनिट कहते हैं उसे। अच्छा, इसी जूल को हम सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं तो अर्ग बोलते हैं, पता है ना? हाँ सर। अच्छा, तो वैश्विक 1 जूल में कितना अर्ग होता है? एक मिनट, 10 to power 7।
हाँ 10⁻7 याद रखना ये स्केल सब लोग, 10⁻7 अर्ग होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें थीटा को समझो। एक बात जरा सोचो, अगर थीटा जो है 90 डिग्री से छोटा हुआ है, का ध्यान देना, थीटा अगर 90 डिग्री से छोटा हुआ है तो ये कॉस थीटा का पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो देखो फोर्स भी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव, कॉस थीटा भी पॉजिटिव, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और वर्क पॉजिटिव होने का मतलब ये होता है कि हम अपनी एनर्जी सिस्टम को दे रहे हैं, मतलब इसकी वजह से, फोर्स की वजह से इसकी स्पीड बढ़ेगी। वर्क पॉजिटिव का मतलब यही होता है कि इसकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। अगर मान लो थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो वर्क नेगेटिव हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि इस केस में स्पीड कम हो रही होगी, पार्टिकल की बॉडी की स्पीड कम हो रही होगी। और तीसरा होता है कि अगर थीटा एग्जैक्टली 90 के बराबर हो गया तो वर्क नहीं हो रहा, और वर्क नहीं होगा तो स्पीड भी चेंज नहीं होती है। चिराग समझ में आई ये बात? हाँ सर। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट करके लिखना शुरू करो। फर्स्ट पॉइंट लिखो इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, देखो इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री लिखना, वर्क इज पॉजिटिव, वर्क इज पॉजिटिव, ठीक है ना। मीन्स स्पीड ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग, या स्पीड ऑफ ब्लॉक इज इंक्रीजिंग। हाँ सेकंड लिखना है, सेकंड पॉइंट का लिखना, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री वर्क इज नेगेटिव, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री वर्क इज नेगेटिव। और थर्ड लिख देना, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री वर्क इज जीरो। सेंट्रीपिटल फोर्स याद है तुम लोगों को? सेंट्रीपिटल, शिवांगी, सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है हमेशा? टुवर्ड्स सेंटर। टुवर्ड सेंटर। और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट के अलाउंग होता है, ठीक है ना। तो बताओ Yes, sir. टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल कितना होता है? 90 इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट वाले डायरेक्शन से 90 डिग्री पे है। तो बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क होगा? नो सर। क्योंकि जानते हो बड़ा कंफ्यूजन, बहुत सारे लोगों को ये लगता है ना, जैसे अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, सन का लगातार फोर्स लग रहा है, तो अर्थ जाके उससे मिल क्यों नहीं जाती? वो इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि फोर्स लगता है, लेकिन वो सिर्फ फोर्स इसलिए होता है कि वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदल सके, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदलता। समझ आई बात? तो याद ना, सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क नहीं होता, इंपॉर्टेंट बात है याद ना। थीटा 90 डिग्री पे वर्क जीरो होता है, और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है, मतलब वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा जीरो होता है। समझ में आई बात भाई अंशिका? हाँ सर। हाँ, तो इसमें लिख लेना, एग्जांपल के लिए लिख लेना इसमें, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। अब आगे बढ़ते हैं जी, ध्यान सुनना। इसमें लिखो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, चलिए लिखो तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, हेडिंग डालो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। द कांस्टेंट फोर्स। हाँ, कांस्टेंट फोर्स का मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फिक्स है। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, एक काम करो, ये वाला डायग्राम फिर से बना लो, सेम डायग्राम फिर से बना लो। ये है फोर्स वेक्टर,
थोड़ी देर बाद ये यहाँ पहुंच गया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये एंगल थीटा दिखा देना, वर्क सीधे सीधे लिख देना एफ डॉट एस, मतलब W इक्वल टू सीधे सीधे फोर्स इंटू एस कॉस थीटा, या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा इंटू एस। समझ में आई बात? बात देखिए, मतलब फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अलोंग इंटू डिस्प्लेसमेंट कर लो, या फिर फोर्स इंटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स लाइन, या तो डिस्प्लेसमेंट को फोर्स की लाइन के अलोंग ले लो, या फिर फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के अलोंग लाइन लो और ऐसे सॉल्व कर दो। ठीक है, ओके सर। हाँ चलो एक दूसरा क्वेश्चन लिखो तो इसको नेक्स्ट लिखो, a force F 2i cap plus j cap minus k cap, 2i cap plus j cap minus k cap is acting on a particle, is acting on a particle present at point P, coordinates लिख लेना 1, 0, -2, acting at point P, so that particle is displaced from point P to point Q. So that particle is displaced from point P to point Q, और Q के कोऑर्डिनेट्स लिख लेना 0, -1, 2। वैश्विक क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। हाँ, P पॉइंट पे पार्टिकल था, उस पे फोर्स लगाया तुमने ये वाला, और वो Q पे चला गया, तो तुम्हें बताना फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स इन दिस प्रोसेस। ये स्कूल का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान था, एक लाइन का, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स इन दिस प्रोसेस। सर जीरो होगा क्या? क्या जीरो करो? जीरो जीरो आ गया, देखते हैं। चिराग कितना है बच्चे? सर आया नहीं, इसमें अभी इंक चेंज कर रहा था, 1 सेकंड सर। जल्दी जल्दी करो। सर ये कोऑर्डिनेट्स को क्या हम लोग वैसे ही क्या वो आई कैप वो सब करके लिखते हैं? ये कोफिशिएंट बन जाते हैं, जो बताया मैंने चिराग पहले। मैंने तुम लोग को स्प्रिंग पढ़ाया था, स्प्रिंग। सर पता नहीं नहीं। सर, स्प्रिंग नहीं पढ़ाया मैंने? नहीं शुभांगी, नहीं सर। स्प्रिंग पढ़ाया नहीं, या तुमने बोला भी नहीं एक बार? बताओ।
अच्छा, पूरा स्प्रिंग बचा हुआ है। चलो चलो इसको देखो, फिर मैं स्प्रिंग बताता हूँ। स्प्रिंग है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, वर्क और एनर्जी है, ये सारा चीज में करते हैं। ये बड़ा चैप्टर है, इसको टाइम लगेगा। क्वेश्चन भी इसमें वैरायटी के बहुत होते हैं। सर मेरा 6√3 आ रहा है। कितना आ रहा है वैसे? 6√3 6√2। सर सर 7 जूल 6√3 सर 7 जूल 7 जूल आ रहा है शुभांगी। हाँ सर। सर मेरा भी नहीं आ रहा है, वो 0 नहीं आ रहा। चलो देखो कोई बात नहीं। एक बार तो पार्टिकल कहाँ से कहाँ डिस्प्लेस हुआ है वैश्विक? P to Q क्वेश्चन में पार्टिकल कहाँ से कहाँ डिस्प्लेस हुआ है? P से Q। P to Q क्यों गया ना? हाँ तो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एस वेक्टर जिसको बोलते हैं, तो PQ वेक्टर ही तो होगा। हाँ क्यों वैश्विक? सही बात है। यस सर। और PQ वेक्टर बेटा कैसे निकालते हैं? Q में से P को घटाते हैं, पता है ना? हाँ सर। ये बताया था मैंने। PQ हाँ, मतलब Q में से P घटाना है, AB मतलब B में से A को घटाना है, CD मतलब D में से C को घटाना है, MN मतलब N में से बाद वाले में से पहले वाले को घटाते हैं। क्या घटाना है? कोफिशिएंट्स को घटाना है, कोऑर्डिनेट्स को घटाना है। PQ तो तुम्हें इसमें से इसको घटाना है। बताओ पहले x कोऑर्डिनेट को घटाओ, 0 में से 1 घटाओगे -1 हो जाएगा। हाँ -1 में से 0 घटाओगे -1 ही रहेगा, और 2 में से -2 घटा दोगे तो 4 हो जाएगा। इसी को जानते हो हम, ये ना कोफिशिएंट बन जाता है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे -i कैप -j कैप +4k कैप। सर। हाँ सर मैंने उसको थोड़ा डिफरेंट वे से ही किया, मतलब मैंने ये पहले से ही Q और P का कोऑर्डिनेट्स पहले से ही i कैप j कैप में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद मैंने किया, लेकिन आंसर सेम आया था। वो तो वही है था, तुमने इसको पोजीशन वेक्टर बना दिया, तो बात है कि ये सेम चीज है। वैश्विक यहाँ तक समझ आया? वैश्विक यस सर। ये समझ में आ गया लिखा जो? यस सर समझ गया। हाँ गुड। वर्क का फॉर्मूला सीधे सीधे क्या होता है भाई? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। अंशिका समझ आई चीज? हाँ सर। कैसे लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट? याद है कि भूल चुका है? सर i याद into है। i 1 होगा, i कैप into i 1 होगा। कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। कुछ याद आया? हाँ हाँ सर। सर। गुड। बताओ यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट 2 है और डिस्प्लेसमेंट में कितना है? -1 है, तो 2 -2 into -1 सही है, यस सर। प्लस कोफिशिएंट वहां पे 1 है जे का, यहाँ पे है -1, प्लस वहां पे -1 यहाँ पे है 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो भाई, कितना आ रहा है देखो जरा। -2 -7 -7 -7 जूल। ये है आंसर। वैश्विक बेटा क्या गलती थी? सर मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल ली। है सर मैंने मॉड निकाल लिया। तो फिर cos थीटा कैसे निकाले? सर वही गलती हो। हाँ cos थीटा भी तो चाहिए ना। यस सर। हाँ
चलो कोई बात नहीं, अब समझ आ गया। ये स्कूल में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है स्कूल का। यस एनसीईआरटी में भी एक आध क्वेश्चन ऐसे दिया है। सर, हमारे सर ऐसे क्वेश्चन नहीं कराते। हैं? हमारे सर ऐसे क्वेश्चन नहीं कराते। क्या करे, तेज बोलो, आवाज कम आ रही है। सर, हमारे सर ऐसे क्वेश्चन नहीं कराते। कैसे कराते हैं? सर, बिल्कुल प्रॉपर आईआईटी वाले। तो बेसिक वाले नहीं आएंगे तो आईआईटी वाले कैसे करोगे? नहीं सर, ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कैसे प्रोसीड करें। कैसे? थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे कैसे जाए। हाँ जानते हो, जेई वाले क्वेश्चन तो तब करेंगे ना जब हमें बेसिक्स क्लियर होगा। बेसिक पे ही गड़बड़ा जाएगा तो जेई वाले तो बाद में होंगे ना। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो, लिखो वर्क डन बाय ग्रेविटी। सबसे पहले लिखो वर्क डन बाय ग्रेविटी। हम सारे फोर्सेस के बारे में अब हम पढ़ेंगे। लिखो वर्क डन बाय ग्रेविटी। सर आप स्प्रिंग ना बताने वाले थे। क्या कह रहे हो? स्प्रिंग ना बताने वाले थे। पहले हम कांस्टेंट फोर्स वाले सारे कर लेते हैं, फिर स्प्रिंग पे आएंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है सर। जैसे ग्रेविटी, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, ये सब ना कांस्टेंट फोर्स है, तो इनके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं, फिर हम आएंगे स्प्रिंग पे। जब हम वेरिएबल फोर्स पढ़ेंगे ना तो स्प्रिंग पे आ जाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले लिखो वर्क डन बाय ग्रेविटी। हाँ, ग्रेविटी का मतलब ये जान लो, वेट, वेट ऑफ बॉडी, पता है ना ये चीज? वर्क डन बाय ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब हो गया कि बॉडी का वेट कितना काम कर रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। थोड़ा देखना ध्यान से। मान लो यहाँ पे कोई पार्टिकल है मास इनका, और हमने इसको उठा के यहाँ ले गए एच हाइट पे। एक दूसरा पार्टिकल है सेम मास का m का, हम इसको इस बार नीचे यहाँ लाए, x डेप्थ पे नीचे ला दिए। तीसरा है वही मास है m, और इस बार हमने इसको इधर डिस्प्लेस करके यहाँ पहुंचा दिया, s डिस्प्लेस कर दिया। चौथा है कंडीशन कि मास m है और इस बार हम इसको ऐसे ले गए, मतलब यहाँ पहुंचा दिया हमने ले जाके। ये एंगल दे रखा है तुम्हें, थीटा है। यहां से यहां तक का लेंथ दे रखा है एल है, और ये हाइट दे रखा है एच, मतलब ये लेंथ है एल और ये हाइट है एच। ये चार कंडीशन मैंने दे रखी है। इन चारों कंडीशन में ना ग्रेविटी का वर्क बताना कि क्या होगा। ध्यान से देखना भाई, सबसे पहले वाले की हम बात करते हैं, सब लोग समझो, मैं खुद बता रहा हूँ। बताओ इस पे वेट किधर की ओर अप्लाई होगा, जल्दी बताओ भाई। नीचे की। हैं? सर नीचे की ओर। नीचे। हाँ, mg लगेगा नीचे की ओर, और डिस्प्लेसमेंट किधर की ओर है? ऊपर की। ऊपर की ओर। वर्क डन ग्रेविटी नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? 180। 180 डिग्री। तो अगर मैं बोलूं कि बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी, क्या लिखोगे? नेगेटिव mg इंटू h इंटू कॉस 180 डिग्री। हाँ भाई, समझ में आई ये बात? यस सर, माइनस समझिए। क्या जाएगा ये? माइनस माइनस ऑफ mg। वेरी गुड। इस वाले में क्या लिखोगे वर्क डन बाय ग्रेविटी, जरा बताओ तो। सर एच mg h। इसमें देखो mg भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो mgx mg इंटू x इंटू कॉस 0 डिग्री, ये क्या आ जाएगा? प्लस ऑफ mgx। समझ में आया? थर्ड वाले पहले वाले में mg h होगा। है? सर पहले वाले में mg h होगा, तो आपने h को x कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये x लिख दिया मैंने, ठीक है। थर्ड वाले में क्या होगा? 0। 90 है 0। हाँ, यहाँ पे 0 हो जाएगा। पता है ना क्यों? mg है नीचे, डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में, बीच में एंगल 90 है, ठीक है। हाँ भाई अंशिका, पहले बताओ ये तीनों समझ में आया तुम्हारे को कि नहीं? हाँ सर आ गया। चिराग तुम बताओ। हाँ सर, आ गया समझ में। चौथे वाले का देखो, बताओ इसमें mg किधर है? नीचे। नीचे। डिस्प्लेसमेंट का ये डायरेक्शन है, जरा बताओ बीच में एंगल कितना है? थीटा। है? थीटा। थीटा कहाँ से पागल? फोर्स mg नीचे है, नहीं, डिस्प्लेसमेंट इस लाइन में है। 90 प्लस थीटा। कितना एंगल है? 90 प्लस 90 थीटा। प्लस थीटा। अरे यार, ये है थीटा, ये भी तो है एंगल।
सर 90 प्लस थीटा वही तो बोला 90 सर। प्लस थीटा, हाँ बिल्कुल सही बात है, 90 प्लस थीटा। तो क्या लिखोगे भाई वर्क डन बाय ग्रेविटी, जरा लिखो तो mg इंटू एल इंटू कॉस 90 प्लस थीटा। सही है जी अंशिका, ये सही लिखा है मैंने स्टेप? हाँ क्या हुआ, हाँ या ना बोलो, सही है गलत है? शुभांगी ठीक लिखा है मैंने? चिराग? हाँ सर समझ में आ गया। नहीं ये सर, सही सही लिखा है लिखा है। गलत लिखा है ये बताओ? सर बिल्कुल सही लिखा है। सही लिखा है ना? हाँ सर। तो चिराग ये बताओ cos 90 प्लस थीटा क्या होता है? सर माइनस साइन थीटा। बिल्कुल सही बात है, जानते हो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया ना, और हाँ। सेकंड क्वाड्रेंट में cos ना नेगेटिव होता है, तो एक्चुअल में क्या आ जाएगा ये माइनस ऑफ mgl sin थीटा। समझ में आया ये चीज? इसको ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, इसको लिखोगे माइनस ऑफ mg सर एच। इंटू एल साइन थीटा। जरा देखो तो एल साइन थीटा क्या हो जाएगा भाई? सर एच। बिल्कुल सही बात है, एल साइन थीटा जो होगा ना एच के बराबर हो जाएगा, मतलब माइनस ऑफ mgh। एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, मैंने इसको जानबूझ के बताया है, तुम्हें ये दिख रहा है कि अगर हम इसको सीधा एच हाइट पे ले जाते तो भी तो इतना ही वर्क होता जो यहाँ हुआ है, और हम ऐसे तिरछा करके एच हाइट पे ले गए तो भी वर्क उतना ही हो रहा है, हॉरिजॉन्टल चलने पे वर्क ही नहीं हो रहा। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क कब होता है? जब हम पार्टिकल को उसके लेवल से ऊपर उठाते हैं या फिर उसके लेवल से नीचे लाते हैं। अगर हम ऐसे ले जाएंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शुभांगी समझ में आ रही है चीज क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। मतलब वन ग्रेविटेशनल फोर्स डायमेंशनल का mg का वर्क कब काउंट होगा? जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अपने लेवल से ऊपर की ओर या फिर अपने लेवल से नीचे की ओर होगा। कभी भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला डिस्प्लेसमेंट का फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? सर बस y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मतलब। हाँ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट से मतलब है इसमें, ठीक है? सर वन डायमेंशनल। वन डायमेंशन नहीं, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट से मतलब है, ठीक है? एक ही डायमेंशन में होगा ना, एक ही डायमेंशन में चाहिए, मतलब ऊपर ही नीचे में होगा ना। और हाँ बिल्कुल, या तो ऊपर जाएगा तब वर्क होगा, नीचे जाएगा तब वर्क होगा, इधर उधर जाएगा तो वर्क नहीं होगा, ठीक है? जैसे सर बड़ा वन डायमेंशनल नहीं बोल सकते क्योंकि ये जो हमारा थर्ड केस है उसमें भी तो वन स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है, तो वन हाँ वन डायमेंशनल, डायमेंशन। तभी तो मैंने वन डायमेंशनल नाम नहीं लिया। 1D का चक्कर ही नहीं है इसमें, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का चक्कर है, ठीक है? जैसे छोटा सा एग्जांपल लो, जैसे एक आदमी ना सर पे बोझा रख के ना हॉरिजॉन्टल फ्लोर, बड़ा कॉमन सा है, अक्सर लोग मजाक उड़ाते हैं ना, कूली जो है ना सर पे बोझा रख के ना अगर प्लेटफॉर्म पे सीधा जा रहा है ना तो वो कोई काम नहीं कर रहा, जानते हो क्यों? क्योंकि सर पे बोझ रख के जाएगा ना तो उसका फोर्स ऊपर की ओर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट उसका ऐसे है, देखो फोर्स उसका ऊपर है, 90 डिस्प्लेसमेंट डिग्री। है, तो एंगल 90 हो गया तो कोई वर्क नहीं हुआ, लेकिन काम तो करेगा ही ना। यस लेकिन अगर वही पुली ना प्लेटफॉर्म चढ़ रहा हो ना ऊपर, नहीं होता चढ़ते हैं जब उसके हाँ ऊपर, सर, तब वर्क होगा। क्योंकि सर वो ऊपर जा रहा है तो एच। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा हो तब वर्क होगा, समझ आए बात? लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे चल रहा होगा तो कोई वर्क नहीं होगा, ठीक है? यस सर। तो इसमें ध्यान रखना, इसको लिख लो स्टार मार्क करके, इंपॉर्टेंट लाइन लिखना, लिखो हियर वर्क डन बाय ग्रेविटी, हियर वर्क डन बाय ग्रेविटी, work done by gravity depends only on, work done by gravity depends only on vertical displacement, vertical displacement मतलब ऊपर या नीचे जाने पे ही वर्क होगा, depends only on vertical displacement। बस इतना लिख लो, इतना काफी है। तो लिखिए। हाँ चिराग समझ में आ गई ये बात? सर चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो तो लिखो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन जिसको हम एन बोलते हैं, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन एन। यही वाला क्वेश्चन है, तो यही वाला डायग्राम फिर से बताओ। देखो हमने इसको तो ऊपर उठा के यहां पहुंचा दिया, इस वाले में हम इसको नीचे ले आए, इस वाले में हम इसको यहां पहुंचा दिए, और चौथे वाले में
भी हम इसको ऊपर ले गए ऐसे, और एक और इसमें डायग्राम बनाना है। कि अगर कोई ऐसा फ्लोर है और हमने एक पार्टिकल को यहाँ छोड़ दिया, तो जब ये यहाँ पहुंचेगा नीचे जमीन पे आ जाएगा तो कितना वर्क होगा? ये एच हाइट है। ये 5 कंडीशन है, इन पांचों कंडीशन में तुम्हें नॉर्मल रिएक्शन का वर्क निकालना है। वैसे समझ आया? यस सर। तो जरा पांचों में वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन बताओ तो जल्दी जल्दी सब लोग पहले डायग्राम बना लो और एक एक करके करो। ये सब कंसेप्ट है छोटे छोटे, सीखो इसको। सर लास्ट केस में ऊपर से नीचे आ रही है बॉल। सर लास्ट केस में बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है। हाँ, लास्ट केस में ना वो यहाँ से चलते चलते टलते टलते यहाँ आ गए। ओके सर। तो तुम्हें बताना इन पांचों कंडीशन में नॉर्मल रिएक्शन का वर्क कैलकुलेट करना है। हाँ भाई बताओ क्या आया? अरे कौन गायब हो गया? हाँ भाई क्या आया? चिराग आंसर बताओ पहले वाले का, मतलब सारे आंसर बताओ जल्दी जल्दी। सर वैश्विक पहले का आंसर बताओ। शुभांगी क्या आ रहा पहले का आंसर? सर पहले का आंसर एमजीएच आ रहा है। सर एमजीएच। अच्छा दूसरे का क्या है? सर माइनस एमजीएच। माइनस एमजीएच माइनस एमजीएक्स माइनस एमजीएक्स। तीसरे का? जीरो 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 चौथे का? एमजीएच। एमजीएच ओके। पांचवे का? माइनस एमजीएच। माइनस एमजीएच पांचवे का था माइनस एमजीएच। माइनस एमजीएच। चिराग तुम भी बता दो यार। सर नहीं आया। नहीं कोई बात नहीं। अंशिका? सर फिफ्थ नहीं हो रहा है।
क्या चीज? फिफ्थ वाला नहीं हो रहा है। बाकी 4 हो गए? हाँ बताए तो। अच्छा तुमने बताया, तो शुभांगी ने नहीं बताया? सर नहीं, मैंने वो बताया। किसने बताया? शुभांगी ने, अंशिका ने? सर मैंने सारा बोला। अच्छा कॉमन है, मतलब सेम ही आंसर है। सेम आंसर वैश्विक का भी आ रहा, 3 लोगों का आंसर सेम आ रहा, चिराग से अभी हुआ नहीं। क्यों, सही बात है? हाँ सर। गुड, कोई बात नहीं, अब ध्यान सुनना। थोड़ा सा गड़बड़ी कर दी तुम लोगों ने। एक बात बताओ, वैश्विक वैश्विक यस सर। मैंने कब बताया है कि नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होगा? मैंने ऐसा तो कभी कहा ही नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। mg से वो बड़ा भी हो सकता है, mg से छोटा भी हो सकता है। याद है? यस सर। तो हम mg को कैसे काउंट कर सकते हैं, mg को कैसे डाल सकते हैं वर्क में? क्यों शिवांगी, बताओ भाई। शिवांगी बोले नहीं तुम, क्या बोल रहे हो बताओ। अंशिका समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है। हाँ सर। हाँ, नॉर्मल रिएक्शन को हम नॉर्मल रिएक्शन ही रखेंगे, अपने मन से नहीं बदल देंगे उसको। तो देखो इसमें नॉर्मल रिएक्शन इसमें ऊपर की ओर होगा, इसमें भी ऊपर की ओर होगा, खराब हो इसमें गया। भी ऊपर की ओर होगा, तीनों में ऊपर है। अच्छा। तो इसमें पहले बताओ, इसमें वर्क होगा, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन होगा n इंटू एच इंटू कॉस 0 डिग्री, मतलब सीधे सीधे n इंटू एच लिखो, ठीक है, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ। दूसरे वाले में लिखोगे वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, जब लिखोगे तो लिखोगे n इंटू एक्स इंटू कॉस 180 डिग्री, मतलब यहाँ पे ले लेना माइनस ऑफ nx, ठीक है। इस वाले के लिए लिख लेना वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा, ठीक है भाई। हाँ सर। इसमें क्या होगा, देखो इसमें नॉर्मल रिएक्शन जो होगा ना, अगर हम ऐसे सरफेस करके ले जा रहे हैं ना, ठीक है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे ऊपर होगा, और अगर हमने इसके इंक्लाइंड सरफेस, मान लो इंक्लाइंड प्लेन है, चलो इंक्लाइंड प्लेन ले लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। अगर हम ऐसे करके ले जा रहे हैं, ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन ये होता है, और ये है डिस्प्लेसमेंट। तो उस केस में वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन यहां भी 0 होगा। वैश्विक समझ में आई ये बात? यस सर। इसमें देख लो, इसमें क्या होगा, ध्यान सुनना भाई। यहाँ पे देखो नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन ऐसे होगा, और ये ऐसे मूव कर रहा है, टेंजेंट डायरेक्शन में मूव करेगा ना। जब पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे होगा, mg सॉरी मूवमेंट ऐसे होगा, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, यहाँ पे पहुंचेगा तो नॉर्मल ऐसे होगा, डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा, यहाँ यहाँ भी पे पहुंचेगा नॉर्मल ऐसे होगा, डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा। देख रहे हो हर जगह एंगल कितना बन रहा है, कितना एंगल है भाई हर जगह? 90। 90 डिग्री। तो याद रखना इस वाले केस में, लास्ट वाले केस में वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। जानते हो वैश्विक, इसीलिए ऐसे वाले क्वेश्चन में ना हम एनर्जी कंजर्व कराते हैं कि नीचे आके स्पीड कितनी होगी तो एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लिखते हैं बेटा। हम एनर्जी कंजर्वेशन हम तभी लिख पाएंगे जब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन का वर्क 0 होगा। समझ में आई बात वैश्विक? यस सर। हाँ, अगर वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन 0 नहीं होगा तो हम ये एनर्जी कंजर्वेशन वाला कंसेप्ट ही यूज नहीं कर पाएंगे। फिलहाल अभी वो हम बाद में देखेंगे, अभी ये समझ में आया कि नहीं तुम लोगों को? हाँ यस सर। कोई डाउट है इसमें कहीं पे किसी को? सर ये पांचवा वाला कंडीशन को फिर से बताइए। पांचवे वाले में देखो ना सीधा, नॉर्मल जो होता है ना प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ये तो पता है ना, हाँ और इसका मूवमेंट पैरेलल होगा, तो मतलब परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइन के बीच में एंगल हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री ना। तो किसी भी टाइम पे नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 90 है, तो वर्क डन 0 नहीं हो जाएगा। हाँ। बस यही है। थर्ड केस लिखो भाई, मतलब थर्ड पॉइंट लिखो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन।
वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स, चलो भाई देखो ध्यान से, एक काम करते हैं, एक छोटे से क्वेश्चन से ही हम देखते हैं। मान लो ये 2 kg का ब्लॉक है, यहाँ पे म्यू एस की वैल्यू है 0.8 और म्यू के है 0.6, और यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया हमने। तुम्हें बताना है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 2 सेकेंड्स कितना होगा। वैसे क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। चलो कोशिश करो यार। सर G10 ले सकते हैं? हाँ G10 ले लो, बिल्कुल ले लो। जीरो। सर जीरो। जीरो आ रहा है? यस सर। बाकी लोग बताओ भाई। क्यों जीरो हुआ? सर बॉडी रेस्ट से हिला ही नहीं तो क्या हुआ? So work done 0. हाँ बिल्कुल सही बात है, यहाँ डिस्प्लेस ही नहीं हुआ, फोर्स तो लगेगा लेकिन डिस्प्लेस नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शन जो है ना उसको रोक के रख देगा, और जब तक डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा वर्क डन क्या रहेगा? जीरो। कहने का मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क क्या होता है, मैं बस यही बताना चाहता था, स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क क्या होता है? जीरो। जीरो, बिल्कुल सही बात है। चिराग, हाँ सर, बंधु ये समझ में आया तुमको? जैसे एक बार फिर से रिपीट कीजिए। क्या हुआ? एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना सर, मेरा ऑडियो चला गया। मैं ये कह रहा हूँ कि इस फोर्स को लगाने से ना बॉडी मूव नहीं करेगी, ठीक है, हाँ क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज्यादा है, हाँ और जब वो चलेगा ही नहीं तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है, याद है? सर, तो चलेगा ही नहीं तो फ्रिक्शन होगा कहाँ से? जीरो होगा। अरे पागल बॉडी मूव नहीं कर रही है तो या तो फ्रिक्शन जीरो होता है या तो स्टैटिक लगता है, याद है? हाँ सर। तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक या काइनेटिक? सर स्टैटिक। स्टैटिक लगेगा, और जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है बॉडी मूव नहीं करती, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? जीरो है जीरो जीरो जीरो। और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क भी क्या हो जाएगा? जीरो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क हमेशा क्या होता है? जीरो। हाँ वैश्विक, समझ में आई ये बात? यस सर। हाँ तो लिख लेना इसमें, एक लाइन बस लिख लो, लिख लो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज जीरो, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज जीरो। और काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क कैसा होता है? तो जो भी वर्क बॉडी का हो रहा है उसका काइनेटिक उल्टा। फ्रिक्शन का वर्क हमेशा नेगेटिव होगा, माइनस होगा, यस सर, माइनस ऑलवेज जो भी नेगेटिव। वर्क है। वो पीछे लगेगा ना। यस यस सर। सर। तो लिख लेना इसमें, ये भी लिख लो, एंड वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज नेगेटिव। लेकिन ये पूरे सिस्टम की बात हो रही है, इंडिविजुअल बॉडी की नहीं हो रही है। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज नेगेटिव ऑन होल सिस्टम, लिख लेना ऑन होल सिस्टम। ये होल सिस्टम को ना अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि बाद में ना कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होगा, वो मैं बाद में बताऊंगा, जब क्वेश्चंस कराऊंगा तब पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाहता था। तो ध्यान रखना, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज जीरो एंड वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर होल सिस्टम। वैसे याद रहेगा ये बात? ये जो होल सिस्टम है ना उसको अंडरलाइन कर लेना, इसका क्या मीनिंग है आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें बताऊंगा क्या मतलब है इसका। चिराग आगे बढ़े भाई। हाँ सर। चलो अब नेक्स्ट लिखो, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस। भाई वेरिएबल फोर्सेस, फोर्स अगर वेरी करेगा तो डायरेक्शन में भी वेरी कर सकता है, मैग्नीट्यूड में भी वेरी कर सकता है।
तो एक छोटा सा देख लो, जैसे मान लो सपोज करो कि ये ब्लॉक है मास एफ का, हम इस पे फोर्स एफ लगा रहे हैं और ये मान लेते हैं डीएस डिस्प्लेस हो गया, तो कितना वर्क होगा भाई यहाँ पे? वर्क डन हो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डीएस। तो टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सीधे सीधे इसे हम इंटीग्रेट कर देते हैं एफ डॉट डीएस। यस सर, एफ डॉट समझ आएगा? हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये क्या चीज है? ये है एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। समझ में आई बात? यस सर। तो इसको याद कर लेना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया क्या देता है? वर्क देता है। इसको ऐसे दिखा लेना, ऐसे डायग्राम बना के दिखा दो, ऐसे ये है फोर्स, ये है डिस्प्लेसमेंट, तो ये जो एरिया है ना इसको दिखा देना, यही चीज है ये, ठीक है? हाँ शुभांगी, क्या हुआ, कुछ पूछ रहे हो? सर मैं तो म्यूट पे थी। अंशिका, अंशिका, अरे अंशिका, मुर्गा मैन कहाँ गए? सर यही वो नेटवर्क छूट गया था। हाँ, ये समझ में आएगी नहीं सारी बात? हाँ सर आ गया। तो कहीं पे भी ना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का अगर ग्राफ दिया है ना तो उसका एरिया कैलकुलेट कर लोगे तो वर्क का फॉर्मूला दे देगा, मतलब वर्क की वैल्यू आ जाएगी। चिराग समझ में आई ये बात? हाँ सर। चलो अब हेडिंग डालो, लिखो स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग का जो फोर्स होता है ना वो वेरिएबल फोर्स होता है। अब लिखो स्प्रिंग, पहले स्प्रिंग को हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। स्प्रिंग, कोई बताएगा भाई स्प्रिंग होती क्या चीज है? बताओ भाई, थोड़ा कुछ प्रकाश डालो तुम लोग स्प्रिंग पे। सर स्प्रिंग मतलब एक टाइप का, मतलब सर मतलब एक टाइप का चीज, पता नहीं उसको डिफाइन कैसे करते हैं, उसको अगर दबाएंगे तो अपना पोजीशन रीगेन कर लेता है, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छी, सर मतलब अगर किसी भी स्प्रिंग स्प्रिंग के बारे में एक्चुअली पता नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा टाइप का चीज होता है, मतलब ऐसा मैकेनिज्म से बना होता है कि अगर उसको हम लोग उसको अगर दबाएंगे या फिर कॉम्प्रेस करेंगे तो आप जैसे हम लोग उसको छोड़ेंगे तो वो वापस से अपना शेप रीगेन कर लेता है। हाँ सही बात है। स्प्रिंग ना एक इलास्टिक बॉडी होती है। इलास्टिक का मतलब ये होता है ना कि अगर तुमने उसको खींच के लंबा किया तो अपने आप छोटा हो जाएगा, ठीक है? हाँ सर। छोटा किया तो अपने आप बड़ा हो जाएगा। इलास्टिक बॉडी होती है और ये किस चीज की बनी होती है? तार की, वायर की, पता है ना? और ये कुछ ऐसी होती है, पता है ना, इस टाइप की। इस जानते हो शेप को क्या बोलते हैं? वैश्विक इस शेप का नाम क्या है? ये जो स्प्रिंग का शेप है इसका क्या नाम है? कोई बताएगा क्या नाम है इसका? शुभांगी तुम बताओ क्या नाम है? सर ये तो स्पाइरल है। हैं? स्पाइरल है सर, तो स्पाइरल है। स्पाइरल नहीं, स्पाइरल अलग होता है। स्पाइरल ना एक प्लेन में होता है, ये इसको हम बोलते हैं हेलिकल। क्या बोलते हैं? हेलिकल। हाँ लिख लेना, इसमें लिखो, लिखो इट इज एन इलास्टिक बॉडी। लिख लो इस पे एक दो लाइन स्प्रिंग के बारे में लिखो। इट इज एन इलास्टिक बॉडी, इट इज एन इलास्टिक बॉडी मेड ऑफ, किस चीज का बना होता है? मेड ऑफ इलास्टिक मटेरियल, मेड ऑफ इलास्टिक मटेरियल, ब्रैकेट में ले लेना वायर, ऑफ हेलिकल शेप, इसको हेलिकल शेप बोलते हैं, ऑफ हेलिकल शेप। अच्छा ये जो जानते हो टर्न दिख रहा है, टर्न के बीच में एक सेपरेशन दिख रहा है, हाँ सर। इसको क्या बोलते हैं? दो लगातार टर्न के बीच का जो सेपरेशन है उसको क्या बोलते हैं? कोई बताएगा? अंशिका, नाम पता है इसका क्या होता है? इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं?
नहीं पता, इसको हम बोलते हैं पिच, लिख लो PITCH, पिच। तो ये होता क्या चीज है, लिख लो, ये सर स्क्रू गॉज, क्या चीज? सर स्क्रू गॉज वाला सर, उससे याद आना। हाँ हाँ, स्क्रू गॉज वाला, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो दूसरी चीज होती है, तो उसमें तो ये होता है ना एक चक्कर घुमाने में कितना आगे जा रहा है। नहीं सर, उससे याद रहता ना कि ये है क्या। हाँ हाँ बिल्कुल, तो लिख लो पिच के बारे में एक लाइन लिख लो, पिच है क्या चीज, लिखो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्न्स, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्न्स, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्न्स इज कॉल्ड पिच, इज कॉल्ड पिच। हाँ भाई, अब ध्यान से सुनना, स्प्रिंग पे अगर तुम कोई भी फोर्स नहीं लगाओगे तो इसकी अपनी एक लेंथ होगी भाई, स्प्रिंग पे अगर कोई फोर्स नहीं है, फ्री है, तो अपनी एक लेंथ होती है ना इसकी, ये जो लेंथ दिखाई दे रही है L, जानते हो इस लेंथ को क्या बोलते हैं, कोई बताएगा इस लेंथ का नाम क्या है? शिवांगी क्या बोलते हैं इस लेंथ को, अगर स्प्रिंग पे कोई फोर्स ना लगे तो? वैश्विक क्या बोलते हैं इसे? सर किसको? ये लेंथ को क्या बोलते हैं? चिराग तुमको पता है? नहीं सर। ध्यान रखना, अगर हम स्प्रिंग पे कोई भी फोर्स ना लगाएं तो स्प्रिंग की जो लंबाई होती है, स्प्रिंग की जो लेंथ होती है ना, हम उसको बोलते हैं नेचुरल लेंथ। क्या बोलते हैं उसे? नेचुरल लेंथ। ये वर्ड याद रखना, तो लिखना इसमें एक लाइन लिख लो, देखो इफ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग, if no force is acting on the spring, no force is acting on the spring, then length of spring is called natural length of the spring. Length of spring is called natural length of spring. नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग मतलब अगर हम स्प्रिंग पे कोई भी फोर्स ना लगाएं तो स्प्रिंग की जो लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं नेचुरल लेंथ। अब ध्यान से सुनना सब लोग, अंशिका, अगर हम इस स्प्रिंग को ऐसे हम बाहर से फोर्स लगाएं, एक साइड पकड़ना पड़ेगा ना, नहीं तो आगे नहीं जाएगा। अगर हम बाहर से फोर्स लगाएं, ध्यान सुनना, तो जानते हो स्प्रिंग के अंदर ना एक फोर्स डेवलप हो जाता है जो तुम्हारे फोर्स को रोकता है। मतलब अगर हमने बाहर से फोर्स लगा के इसको खींचना चाहा ना, स्प्रिंग को लंबा करना चाहा, तो इसके अंदर एक फोर्स डेवलप होता है जो हमारे फोर्स को अपोज करता है। उस जो अंदर फोर्स डेवलप होता है उस फोर्स का नाम है रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं उसे? रीस्टोरिंग फोर्स, या इसी का दूसरा नाम है स्प्रिंग फोर्स। तो याद रखना, स्प्रिंग फोर्स कब डेवलप होगा? जब तुम स्प्रिंग को उसकी नेचुरल लेंथ से चेंज करोगे। तुमने अगर उसकी नेचुरल लेंथ से बढ़ाने की कोशिश करी, जैसे इस वाले केस में हो रहा, तो भी ये फोर्स डेवलप होगा, और अगर तुमने इसको दबा के छोटा करना चाहा ना, तो भी ये फोर्स डेवलप होगा। मतलब स्प्रिंग चाहती है कि भाई मेरी ना नेचुरल लेंथ मेंटेन रहे, उसमें कोई चेंज ना आ पाए। ठीक है, समझ में आई बात? तो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ, मतलब स्प्रिंग खास बात यही है, वो चाहते हैं कि भैया मेरी लेंथ में ना बदलाव हो, कोई चेंज ना हो, मैं जैसे हूं वैसे रहे। लेकिन जब तुम बाहर से फोर्स लगा के उसका शेप बदलना चाहोगे, मतलब उसकी लेंथ को बढ़ाना चाहोगे, तो स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स डेवलप होता है वो तुम्हारे फोर्स को अपोज करता है, रोकता है, कहता है भाई मत खींचो मुझे। ठीक है, और वो जो फोर्स है उसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स किस लिए डेवलप होता है? वो चाहता है कि नेचुरल लेंथ मेंटेन रहे। मतलब उसकी खास बात यही होती है रिस्टोरिंग फोर्स की, कि वो हमेशा स्प्रिंग को वापस लाके नेचुरल लेंथ के बराबर करना चाहता है। तो अगर तुमने नेचुरल लेंथ से छोटा किया तो वो रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग को बड़ा करना चाहेगा, और अगर तुमने नेचुरल लेंथ से बड़ा कर दिया है तो वो रिस्टोरिंग फोर्स वापस ला करके उसको नेचुरल लेंथ पर रखना चाहता है। मतलब स्प्रिंग फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स उसका काम ही है नेचुरल लेंथ को मेंटेन करना। शुभांगी, चिराग, बताओ ये समझ में आई ये बात? हाँ सर। वैश्विक, ये लाइन समझ में आई मैंने जो बोला अभी समझाया? अंशिका? यस। हाँ सर, वो तो समझे, लेकिन जैसे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं ना, तो हाँ? वो रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होना चाहिए ना।
नहीं नहीं, रीस्टोरिंग फोर्स हमारे फोर्स के हिसाब से ही होता है, वो ज्यादा नहीं होता। जितना ज्यादा हम खींचेंगे ना उतना ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। सर थोड़ा थोड़ा फ्रिक्शन टाइप का है, सेल्फ एडजस्टिंग, स्टैटिक थोड़ा अलग फ्रिक्शन। चीज होती है। रिस्टोरिंग फोर्स ना एक तरह से जो स्प्रिंग फोर्स है ना, ये मटेरियल में ना, मटेरियल की वजह से आता है। जानते हो, मैं बता दूं आता कैसे है। जब तुम खींचोगे ना तो जो एलिमेंट्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर हटेंगे ना ऐसे, यस सर। तो वो दूर दूर हटते हैं ना तो वापस अपनी जगह पे वापस आना चाहते हैं, तो हाँ इसलिए सर। उसके अंदर ना वो फोर्स डेवलप हो जाता है। सारे मॉलिक्यूल ना अपनी अपनी जगह पे वापस जाना। भाई तुम कहीं पे मॉलिक्यूल बैठे हुए, तुम जबरदस्ती उनको घसीट रहे हो, दूर हटा रहे हो, तो वो वापस आएंगे ना, वहां से ये फोर्स डेवलप होगा, रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, यस। मतलब ये रिस्टोरिंग फोर्स एक तरह से मॉलिक्यूलर लेवल से आता है, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स के अंदर से आता है, मेटल के अंदर से आता है, मटेरियल के अंदर से आता है, कोई बाहर से नहीं आता। ठीक है ठीक है सर। अंशिका, क्लियर हुआ है सही बात? हाँ सर। तो लिख लो इसमें, तो 2-3 लाइन लिख लो, थोड़ा थ्योरेटिकल है, लिख लो। देखो, व्हेन वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन द स्प्रिंग, व्हेन वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन द स्प्रिंग, external force on the spring to stretch, stretch मतलब होता है खींचना, to stretch or to compress the spring, to stretch or to compress the spring, ठीक है, then a force is developed by the spring, then a force is developed by the spring, force is developed by the spring to oppose the external force, to oppose the external force, ठीक है। दिस फोर्स इज नोन एज रीस्टोरिंग फोर्स, इसी फोर्स का नाम है रीस्टोरिंग फोर्स। देखो, दिस फोर्स इज नोन एज रीस्टोरिंग फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, दिस फोर्स इज नोन एज रीस्टोरिंग फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। शिवांगी, समझ आई बात? हाँ सर। हाँ, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखना, दिस फोर्स ऑलवेज ट्राइज टू मेंटेन द, this force always tries to maintain the natural length of the spring, tries to maintain the natural length of the spring, मतलब ये चाहता है कि स्प्रिंग की लेंथ में चेंज ना हो। ठीक है, always tries to maintain the natural length of the spring। समझ में आई बात भाई इतनी? अंशिका, क्लियर हुआ? हाँ सर। अब सुनो इसमें ध्यान से, जैसे स्प्रिंग को तुमने खींच दिया, तुमने नोटिस किया होगा कि स्प्रिंग को अगर ज्यादा खींचते हो ना तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, कम खींचोगे तो कम ही लगाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं बोलूं यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है L और तुमने एक्स्ट्रा x खींच दिया, तो बताओ ये x क्या चीज है? x एक तरह से क्या चीज रहा? एक्सटेंशन हो गया ना भाई। हाँ सर। तो जो हमारा ये फोर्स की वैल्यू होती है ना, वो इस एक्सटेंशन पे डिपेंड करती है। मतलब ज्यादा एक्सटेंड करना तो फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। फिर आप समझ में आई बात? हाँ सर। भाई स्प्रिंग को ज्यादा खींचना है तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, बहुत क्लियर सी बात है। कम खींचना तो कम ही लगाना पड़ेगा। तो लिखो, इसमें डायग्राम बनाना, लिखो लिखो देखो, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, external force acting on the spring is directly proportional to external force acting on the spring is directly proportional to directly proportional to extension or compression in the spring, extension or compression in the spring, directly proportional to extension or compression in the spring। मतलब इसको ऐसे लिखोगे, F external is directly proportional to X, तो यहां से आ जाता है F external इक्वल टू KX। याद रखना, इसमें K जो है इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं भाई इसको? स्प्रिंग कांस्टेंट, या इसी का दूसरा नाम है स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग।
इसका एक और नाम है, इसको हम फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। अगर मैं बोलूं के की यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट साफ साफ दिखाई दे रहा है, न्यूटन पर मीटर। हाँ, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, समझ में आई बात? इसका वैल्यू क्या होता है? इसकी वैल्यू अलग अलग स्प्रिंग के लिए अलग अलग होती है। सर मटेरियल पे डिपेंड करेगा ना ये तो? हाँ, स्प्रिंग के हिसाब से है, जैसा मटेरियल जैसा शेप उसके हिसाब से के की वैल्यू अलग होगी। ध्यान रखना, ये तो हमारा पोर्शन है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि बताओ रीस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, रीस्टोरिंग फोर्स जिसको हम नाम देते हैं स्प्रिंग फोर्स, उसकी वैल्यू कितनी होगी भाई? तो हो जाता है माइनस ऑफ के एक्स। ये माइनस साइन मैंने क्यों लगाया है? तो ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्योंकि उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है। हाँ, वो हमेशा ना एक्स के अपोजिट होगा। तुम इसको खींचोगे तो वो छोटा करना चाहेगा, छोटा करोगे तो बड़ा करना चाहेगा। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो समझना ध्यान से, इस पे जो एक्स लेते हैं ना, हमेशा नेचुरल लेंथ के हिसाब से लेते हैं। तो लिखना इसमें इंपॉर्टेंट बात है, इसको स्टार मार्क करना। लिखो हियर एक्सटेंशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, हियर एक्सटेंशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, extension or compression in the spring, extension or compression in the spring is measured with respect to natural length of the spring, is measured with respect to natural length of the spring, measured with respect to natural length of the spring. बात समझ आए? इसको हमेशा किसके रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं? नेचुरल लेंथ के रेस्पेक्ट में। ठीक है, चिराग, हाँ सर। वैश्विक, अंशिका, शुभांगी, बताओ भाई समझ में आया इसमें? हाँ सर। यस सर। हाँ कोई सर। कंफ्यूजन दिक्कत इसमें कहीं पे? सर वहाँ आप क्या लिखे हैं फोर्स के बाद ब्रैकेट क्या? में? वहाँ आप क्या लिखे हैं फोर्स के बाद ब्रैकेट तेज में? बोलो, आवाज नहीं आ रही है। सर वो फोर्स के बाद वहाँ क्या लिखे हैं ब्रैकेट में? रीस्टोरिंग फोर्स, इसी को हम स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं, इक्वल टू माइनस के। बगल में यूनिट के ऊपर, हाँ, यूनिट के Force ऊपर क्या constant। लिखे हैं? फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट। ठीक है। तीन नाम है इसके, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग या फोर्स कांस्टेंट। लिख लिया? एक मिनट सर। यस सर। हाँ, अब ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ना शुभांगी, ये ना मटेरियल पे डिपेंड करता है और शेप पे डिपेंड करता है। समझ आई बात? तो लिख लो, इसको स्टार मार्क करके ना लिखो। लिखो स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ एनी स्प्रिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ एनी स्प्रिंग, spring constant of any spring depends on nature of material, depends on nature of material and shape of wire, sorry, shape of spring, shape of spring, shape of spring। मतलब जैसा शेप होगा उसके हिसाब से के की वैल्यू होती है। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, पता नहीं तुम लोगों ने देखा है कि नहीं, अगर बड़ी स्प्रिंग होती है तो उसको खींचना आसान होता है, छोटी स्प्रिंग हो तो खींचना मुश्किल होता है। चिराग हाँ कभी सर। क्या ऐसा? हाँ सर। अरे वो जो रिस्ट वाला नहीं होता ऐसे एक्सरसाइज करने वाला, हाँ। उसमें दो ही टर्न होता है, देखा है? उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है दबाना उसे। सिंपल सी बात है, लेंथ अगर ज्यादा होगी तो के कम होगा, के जिसका कम होगा उसको खींचना आसान होगा। भाई फोर्स इक्वल टू के एक्स है, के कम होगा तो फोर्स अगर सेम है तो एक्स तो बढ़ जाएगा ना, मतलब आसानी से खींच जाएगा ना वो। अंशिका समझ में आ रही है बात? हाँ सर। ज्यादा लेंथ के कम, कम लेंथ के ज्यादा। तो लिख लेना इसमें, इसको इंपॉर्टेंट बात लिखो इसमें। देखो स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ एनी स्प्रिंग, जैसे ये स्प्रिंग बना लेना, इसका कांस्टेंट है के। देखो स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ एनी स्प्रिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ एनी स्प्रिंग is inversely proportional to
is inversely proportional to natural length of the spring. Is inversely proportional to natural length of the spring. ध्यान रखना भाई, है क्या बोल रहा हूं मैं, k जो होगा प्रोपोर्शनल टू 1/l होता है, मतलब लेंथ ज्यादा k कम, तो यहां से k इंटू l जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, मतलब k1 l1 इक्वल टू k2 इंटू l2 फॉर एनी स्प्रिंग, फॉर एनी गिवन स्प्रिंग। चिराग जी सर। समझ में आइए सारे स्टेप? अंशिका हाँ, बोलो, तुम बोलो समझ में आया? हाँ सर आ गया। वैसे कोई दिक्कत इसमें कहीं पे? चलो अब जैसे स्प्रिंग को कट आज छोड़ देते हैं, एक्चुअली भारतीय नहीं है ना, इसमें ना दो चीजें और पढ़नी है, कटिंग ऑफ स्प्रिंग और एक पढ़ना है तुम्हें एडिशन ऑफ स्प्रिंग। उसके बाद स्प्रिंग पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम वर्क वगैरह निकालेंगे, ठीक है? जी। यस सर। चलो फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में।